अफोरिज्म है 46। तर्क बुद्धि सत्य की सबसे बड़ी शत्रु है। जैसे स्वश्रेष्ठता भाव सद्गुण की सबसे बड़ी शत्रु है, क्योंकि पहली अपनी खुद की भूलों को नहीं देख पाती और दूसरी अपनी खुद की अपूर्णताओं को। इसके अंदर माँ क्या कहती हैं वो एक बार देख लेते हैं। ये है लॉजिक इज द वर्स्ट एनिमी ऑफ ट्रूथ। वर्स्ट एनिमी ऑफ ट्रूथ, लॉजिक। और यहाँ हम सारा ही काम ये देखिए, जितनी हमारी साइंसेज हैं, जितनी सारी ये शास्त्र जितने भी हैं, हमारा समाज शास्त्र है, ये शास्त्र है, चिकित्सा शास्त्र है, ये सारा ही इस आधार के ऊपर कि भी ये चीजें ऐसी हैं तो इसके लिए ये तर्क सम्मत, इसके लिए ये है। विज्ञान में ये नियम है, इसको इस तरीके से करोगे तो नहीं, इस तरीके से नहीं, ये तो इलॉजिकल हो गई ये बात। वैसी सारी गणित है और गणित के आधार पे जितने सारे कैलकुलेशंस हैं तो सब टोटल जो है इस लॉजिक के ऊपर चल रहा। भी आप ये कह रहे हैं ठीक है आध्यात्मिकता एक चीज है, पर ये करोगे कंस्ट्रक्शन में तो भाई ये काम करना ही पड़ेगा। इसमें ये थोड़ी है कि आप लॉजिकली नहीं चलोगे। जी हम लॉजिक से नहीं चलेंगे, इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन है गारे का अपने तरीके से ही कर लेंगे। तो आप ये जानते हो कि भी ये सही काम नहीं बैठेगा। बिल्डिंग बनाओगे तो उसमें सही अनुपात लेके चलना पड़ेगा, नहीं तो बिल्डिंग नहीं बनेगी। आप कैसा उसका स्ट्रक्चर करोगे, कितना क्या करोगे, सब बिल्कुल तय होना चाहिए। भाई माता जी को ये विजन हो गया या दिख गया मातृ मंदिर, और सारे कैलकुलेशंस करके उन्होंने ये थोड़ी कि लॉजिक को दरकिनार कर दिया। तो इसका क्या अर्थ हुआ? तो हम तो लॉजिक का उपयोग करते हैं जिसको हम सो कॉल्ड लॉजिक कहते हैं। तो लॉजिक क्या है या रीजन क्या है, हम किसका उपयोग करते हैं? और वर्स्ट एनिमी ऑफ ट्रूथ, तो इसका मतलब क्या हम बिल्कुल फॉल्सहुड में रह रहे हैं? हम रह कहाँ रहे हैं? अगर हम इसको थोड़ा सा इसके पीछे प्रश्न करें, ये उत्तर तो बाद की बात है क्या नहीं है। ये प्रश्न तो करें कि भाई ये कह क्या रहे हैं, इसका अर्थ क्या निकलता है? कि लॉजिक को छोड़ देना चाहिए, तो फिर हमारे हमारे पास आधार क्या रहेगा मूव करने के लिए? तो क्या प्राणिक सनकों को हम आधार बना लें? तो लॉजिक इज द वर्स्ट एनिमी ऑफ ट्रूथ एज सेल्फ राइचियसनेस, कि मेरी वर्चू, मैं सही हूं, मेरी श्रेष्ठता इज द वर्स्ट एनिमी ऑफ वर्चू। आपके सद्गुण है, उसकी सेल्फ राइचियसनेस है, सबसे वर्स्ट एनिमी है। फॉर द वन कैन नॉट सी इट्स ओन एरर्स, लॉजिक जो है वो अपनी एरर्स को देख नहीं सकता, नॉर दी अदर इट्स ओन इम्परफेक्शंस। और सेल्फ राइचियसनेस, मैं तो जो हूं सो हूं, और मैं राइचियसनेस, मेरे अंदर राइचियसनेस है, ये अपने खुद के इम्परफेक्शंस को, अपूर्णताओं को नहीं देख सकता। अब ये किस तरीके की भाव की चीज है, कैसा भाव है? मतलब बहुत एक डीप साइकोलॉजिकल, और ये हमारे सामने ऐसा ट्रूथ है। अब हम कहें हम ऐसा नहीं करते या क्या है, या कैसे ये प्रासंगिक है? अब इसके अंदर किसी ने ये प्रश्न पूछा माँ से, व्हाट इज द रोल ऑफ लॉजिक एंड रीजन इन आवर लाइव्स? ये मैंने कहा भी इसके अंदर थोड़ा पहले तो विभेद करें कि हमको लॉजिक के हिसाब से चलना चाहिए, रीजन के हिसाब से चलना चाहिए, या इन दोनों में कैसे विभेद करें? अभी तो यही पता नहीं कि भी ये वाला लॉजिक है, ये वाला रीजन है। और इसके अंदर भी हम ये देखते हैं कि ये कोई स्टैंड अलोन चीज है, ऐसे ही है, ऐसे नहीं है। आप अपनी चेतना की कौन सी अवस्था में हो, उस तरीके से ये ऑपरेट करते हैं। आप सारा लॉजिक लगा लेते हैं, पर आप उस दायरे को नहीं तोड़ते।
आपके लिए उसी दायरे के अंदर देखिए आप, चेतना यदि जागृत नहीं है, कितने-कितने लोग, कितने उन वो स इतने कन्विंस्ड हैं कि समाज का कल्याण तो इन वाली नीतियों से होगा, या ये काम करेंगे तो समाज का कल्याण होगा। तो उनका लॉजिक उनको कोई उससे परे की चीज़ सोचने नहीं दे रहा। जबकि सारी चीज़ों को, यदि फैक्ट्स को भी इकट्ठा करें, तो लॉजिक को ये दिखा देना चाहिए कि भी मनुष्य जाति ये सारे परीक्षण करते आई है। इस डायमेंशन में ये सफल नहीं हो सकते। आप कितनी भी कोशिश कीजिए, कि जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन ने कोई सिद्धांत को सामने रखा, पर अभी तक हमारी बुद्धि को ये चीज़ समझ नहीं आई। श्री अरविंद कह रहे हैं ये जो ट्रायंगल है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है, ये ट्रायंगल का बेस यदि फ्रेटर्निटी, भ्रातृत्व नहीं होगा, तो बाकी 2 चीज़ें, ये हम पढ़ के भी गए हैं, ये खड़ी नहीं हो सकती। सब कितने-कितने समझदार व्यक्ति भी हैं, जो अपना विचार रखते हैं, मत रखते हैं, डीपर जिनका व्यू भी है, पर इस एक बेसिक बात के ऊपर नहीं आ रहे। भाई जितने भी ये सो कॉल्ड विचारक हैं, नई चीज़ को सामने लेके आ रहे हैं, एक बेसिक बात कि यदि आप इस ट्रायंगल को, अब आप कहें मैं फ्रीडम के ऊपर, लिबर्टी, लिबर्टी को आधार मान के चलता हूँ, तो उस आधार पे देखिए आप किधर निकल जाएँगे, यदि उसको रोकने वाली कोई चीज़ ना होगी। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो मैं कहूँ वो तो फ्रीडम, दूसरा कहे उसको फ्रीडम नहीं होनी चाहिए। तो सारा ढाँचा हम अपने जीवन का भी देखते हैं कि डीपर एस्पिरेशन होने के बावजूद भी वो ढर्रा तोड़ नहीं पाते। वैसा का वैसा ही चलता रहता है। तो लॉजिक जो है, इज़ द वर्स्ट एनिमी ऑफ ट्रुथ। ये आपको सत्य के जगत में श्वास लेने ही नहीं देता। और फिर भी सब जने एक सिक्योर ग्राउंड के ऊपर चलते हैं। हाँ भाई, दुनिया तो ऐसी ही है। ये करोगे तो ये होगा ही। आपने ये अभियान लिया है, आप माँ का कार्य करना चाहते हैं, तो ये तो आपको नेसेसरी बैकग्राउंड चाहिए ही। या व्यापार कर रहे हो तो इतनी पूंजी तो चाहिए ही। आपने नया कोई अभियान छेड़ लिया, पैसा आपके पास है नहीं, भाई ये तो कैसे हो सकता है? मतलब ये कई ऐसे सूक्ष्म से लॉजिक हैं, आप इवन आध्यात्मिक जगत के अंदर भी आ जाओ, तो उसके अपने लॉजिक आप लगाते हो, भाई इतनी मालाएं करोगे, इतना ये करोगे, इतना वो करोगे। मतलब सामान्य जीवन के जो लॉजिक है वो तो है ही हैं। इसके अंदर हालांकि खैर वो लॉजिक एज सच लॉजिक नहीं है, इसलिए थोड़ा सा हमको इसमें अंतर करना चाहिए। व्हाट इज द रोल ऑफ लॉजिक एंड रीजन इन आवर लाइव्स? पहले तो ये, पर ये पढ़ने से भी, इससे अलावा थोड़ा सा इस दौरान आप ये महसूस कीजिए कि इसका रोल हमारे जीवन में वास्तव में क्या है, किस आधार पे, मतलब क्या अर्थ हुआ इसका, क्यों एनिमी है ये ट्रुथ का, सत्य के जगत के अंदर हमको ओपन होने ही नहीं देता। द बेस्ट आंसर आई कैन गिव टू योर क्वेश्चन इज दिस कोटेशन फ्रॉम द सिंथेसिस ऑफ योग। योग समन्वय में से ये जो श्री अरविंद का उदाहरण है, ये तुम्हारे प्रश्न का सबसे अच्छा उत्तर है। द कैरेक्टरिस्टिक पावर ऑफ द रीजन इन इट्स फुलनेस। रीजन यदि पूर्ण रूप से, अपने पूर्ण प्रभाव से यदि कार्य करे, तो इज ए लॉजिकल मूवमेंट assuring itself first of all available materials। सारे मटेरियल्स जो अवेलेबल हैं, पहले तो वो डेटा एंड डेटा बाय ऑब्जर्वेशन एंड अरेंजमेंट, देन एक्टिंग अपॉन देम फॉर ए रिजल्टेंट नॉलेज गेन्ड, assured and enlarged by a first use of the reflective powers, and lastly assuring itself of the correctness of its results by a more careful and formal action, more vigilant, deliberate, severely logical, which tests, rejects, or confirms them according to certain secure standards and processes developed by reflection and experience। इन्होंने सम अप कर दिया। रीजन अपनी पूर्णता के अंदर काम करे तो क्या है? इज ए लॉजिकल मूवमेंट। वो एक लॉजिकल मूवमेंट है। वो क्या करता है? पहले तो डेटा कलेक्ट करता है। पहले जिस
सामग्री के ऊपर उसके जो भी चीज भवन जो भी निर्माण करना है, ज्ञान का भवन निर्माण करना है कोई सूचना का, तो उसके लिए पहले वो डेटा अवेलेबल मटेरियल सारा आपने सारे दृष्टिकोण लिए क्या जी? इसकी बात सुनी, जो भी इसके अंदर डेटा है वो सारा आपने उठाया बाई ऑब्जर्वेशन। जो भी उपलब्ध सामग्री है, डेटा बाई ऑब्जर्वेशन एंड अरेंजमेंट, फिर उनको किस तरीके से अरेंज किया। वही फैक्ट्स आप देखते हैं कि एक व्यक्ति कैसे अरेंज करता है। इसी जगत की सारी क्रियाएं एक को जगदम्बा की क्रियाएं नजर आती है, दूसरे को कंप्लीटली डिटरमिन्ड प्रक्रियाएं नजर आती है, तीसरा ये कहता है यार मैंने ये काम किया है ना। एक तो कहता है ग्रेस के कारण हो गया, दूसरा कहता है पुरुषार्थ किया था तब ग्रेस हुई, कुछ कहते हैं हमने ये योजनाएं बनाई है समाज के अंदर, तीसरा किस तरीके से, चौथा किस तरीके से। तो इसी जो अवेलेबल डेटा है आपके पास, इनफैक्ट डेटा कलेक्शन का सोर्स क्या है? अगर खाली इंद्रियों के माध्यम से करते हो या आपका कल्टीवेशन, ये तो बहुत ज्यादा भारी काम है। आप इंद्रियां भी आपकी कितनी भाई, सबके ही इंद्रियां तो सारी सारों के काम कर रही हैं एज सच तो, पर उसका क्या करते हो आप? उसके अंदर फिर बाद में मन की अपनी शक्तियां हैं, प्राण की अपनी शक्तियां हैं, कैसे उनको ग्रहण करते हो। और हर जना भी अपने अलग अलग मोमेंट्स में अलग अलग तरीके से ग्रहण करता है। एनी हाउ पर सिंप्लीफिकेशन के लिए ये क्या कह रहे हैं, पहले तो आप जो सारी अवेलेबल मटेरियल है वो राशि, ऑब्जर्वेशन एंड अरेंजमेंट, पहले तो ये इकट्ठी कर ली। पहले तो डेटा इकट्ठा किया भाई, लॉजिक को काम करने के लिए पहले तो कोई आधार तो चाहिए। कोई क्राइम सीन आप देख रहे हो या कोई चीज देख रहे हो, डेटा कलेक्ट कर रहे हो, फिर उनको जोड़ के एक कहानी तैयार करने की कोशिश कर रहे हो। भाई ये क्या हुआ, यहाँ एक क्राइम हुआ, उसके पीछे आप ये कह रहे हैं कि भी अब ये सीन तो है, किसने मारा, क्योंकि आपके पीछे एक एस्टेब्लिश्ड लॉजिक है, जो लास्ट वाली प्रक्रिया है वो एक एस्टेब्लिश्ड है आपके। आप कह रहे हैं भी इसके अंदर कोई वारदात हुई है, इसके पीछे कौन। अब उसको देखना शुरू किया, उसका कारण क्या, उसका मोटिव क्या रहा। तो ये फिर बाद में आप इस दृष्टिकोण से, ये तो एक छोटी सी चीज है, पर इस जगत को आप क्या बनाओ, कितना डेटा कैसे इकट्ठा कर सकते हो। फिर जैसे ये हमने ये बात करी थी, फिर रियलिटी, हमने कहा एक सुप्रीम रियलिटी है और सारे अलग अलग वर्णन कर रहे हैं। तो दूसरा कह रहा है यार इसका क्या विश्वास है। साइंटिस्ट कह रहा है कि जो आध्यात्मिकता वाले लोग हैं इतने इतने वर्णन कर रहे हैं, इनका कोई विश्वास नहीं है। आप डीपर जगत के अंदर जाते हैं या हायर जगत के अंदर जाते हैं, सारों की रिपोर्टें कितनी अलग अलग तरीके की हैं। भाई ये पता नहीं, उनको विश्वास नहीं हो रहा या ये समझ नहीं है, ये कोई छोटा सा भवन थोड़ी है। एक भवन के भी यदि 5-6 द्वार हों और उससे आप प्रवेश कर रहे हो, आपकी रिपोर्टें अलग आनी शुरू हो जाएंगी। कोई एक विशाल कोई कॉन्टिनेंट हो, अलग अलग एरिया से आप प्रवेश कर रहे हो, मगर वो एक ही सीन को देख के आप इतनी इतनी रिपोर्टें देते हैं। तो वो इतने विशाल भूभाग के अंदर आप अलग अलग एंट्री पॉइंट से वहां एंटर कर रहे हैं, कैसी कैसी मानसिकता लेके आ रहे हैं। ऑब्जर्वेशन पावर आपका किस तरीके का है, जिस समय एंटर कर रहे हैं वहां की भौगोलिक स्थितियां किस तरीके की हैं, तो उसमें ही आपके वर्णन कितने वैरिड तरीके के आएंगे। तो आंतरिक जगत में आप जब जाते हैं तो ये जो ऑब्जर्वेशन का डेटा है आपका, तो ऑल अवेलेबल मटेरियल, ऑल अवेलेबल तो कितना ये इतना विशाल है कि आप कभी भी ये नहीं कह सकते ये लो ये डेटा है। तो लॉजिक क्या करता है, जो भी सामान्यतः हम जो अवेल कर सकते हैं अपने इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के आधार पे जो प्राप्त ज्ञान है उससे हमने जो उसके आधार पे चीजें बना ली, फिर उनको एक माध्यम बना लिया कि यहाँ आग लगी हुई है, तो दूर से ही आपने देखा तो खुद जाके टच किया या नहीं किया, तो आप कह रहे हो भाई इसके अंदर मनुष्य ने लगाई होगी। फिर कह रहे हो भाई ये संभावना को तो एलिमिनेट करना पड़ेगा क्योंकि मनुष्य ने तो नहीं लगाई, वहां तो मनुष्य पहुंच नहीं सकता, तो अब दूसरे उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। मतलब हमेशा ही आप देखेंगे तो लॉजिक इस तरीके से, क्या तो एस्टेब्लिश्ड कुछ फैक्ट्स हैं या फिर कोई डिराइव्ड कोई फैक्ट्स हैं किसी चीजों से, उसके आधार पे। पर ये कह रहे हैं ये कितनी भी प्रक्रियाएं हैं, ये आपको सत्य से विमुख कर देती हैं।
देन एक्टिंग अपॉन देम फॉर ए रिजल्टेंट नॉलेज गेन्ड। फिर इससे जो रिजल्टेंट, इसके परिणाम स्वरूप जो नॉलेज निकल के आती है, जो भी डेटा आपने इकट्ठा किया, भाई सारे तो डेटा ही इकट्ठा कर रहे हैं, जो थोड़ा सा अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं उसको ये कह रहे हैं भाई ये तो चाणक्य है, ये समीकरण इतना अच्छा जानता है। कोई तो शेयर मार्केट का समीकरण जानता है, वो जानता है किस तरीके के पैटर्न है, या फिर बाद में बिहेवियरल पैटर्न है मनुष्य जाति का, ऐसे समय में इस तरीके से करती है, इस समय चुनाव इसके अंदर ये होने चाहिए, तो आप एग्जिट पोल्स निकालते हो उसके अंदर कि भाई ये वाले हैं। जिसको बेटर थोड़ी सी उसकी समझ है कि समीकरण किस तरीके से काम करते हैं, आप कह रहे भाई इसका अचूक जाता है। दूसरा कह रहा है ये वाला फैक्टर यहाँ काम करता है, वो घूम के वो चीजें देख लेता है। मतलब आपके अंदर ये फैकल्टीज थोड़ी होती हैं, तो आप देखिए कितने फिर बाद में दूसरों से बेटर कुछ चीजें देख पाते हैं, समझ पाते हैं, उनको अपने यथास्थान रख पाते हैं। तो ये जो डेटा, अवेलेबल मटेरियल आप कलेक्ट करते हैं, ऑब्जर्वेशन खाली इंद्रियों के माध्यम से नहीं, उससे आप धीरे धीरे, इंद्रियों से तो सारे लोग वही चीज देख रहे हैं और वो दिखता थोड़ी है। वातावरण में क्या चीज चल रही है, आपके ये 5 इंद्रियां ये तो कहाँ से दिखा देंगी, वो तो उसके पीछे का एक थोड़ा सब्जेक्टिव, थोड़ा एक सेंस है, एक परसेप्शन है, वो बताएगा इस समय हवा तो ये चल रही है। भाई ये कह तो ये रहे हैं कि वोट इसको देंगे, पर ये कह ही रहे हैं, इसके अंदर एक दूसरा फैक्टर और चल रहा है, या कोई डीपर व्यक्ति है वो और कुछ कहेगा ना, ये कहे कुछ भी लो चाहे। बात ये है, अब ये तो इंद्रियां नहीं बताती आपकी, ये एक दूसरा चीज है, ये एक दूसरा डेटा है। हालांकि ये भी कोई मन से परे नहीं गए हो आप। तो इसके अंदर रिजल्टेंट नॉलेज जो है गेन करी है, उसके ऊपर एक्टिंग अपॉन देम, फिर उसके ऊपर आप क्रिया करते हो, और इस जो ये नॉलेज है इसको आप अश्योर करते हो, वेरीफाई करते हो। यहाँ भी मैंने 20 बार वेरीफाई करके देख लिया एकदम ये तो ठीक निकलता है। मैंने ये 20 केसेस के अंदर ये दवाई दे के देखी, ये काढ़ा दे के देखा, तो पहले तो मैंने डेटा इकट्ठा किया, फिर बाद में उससे जो ज्ञान निकल के आया उसके ऊपर मैंने कोई क्रिया करी कि भी कोरोना चल रहा है, इसके अंदर देखो मैंने ये चीजें देखी, इसमें ये वाला काढ़ा देते हैं, तो ये देखो इतने केस स्टडी हैं, तो वो कह रहे हैं कि आपके पास केस स्टडी कितनी है, ये है। और केस स्टडी का क्या मतलब हुआ, आप डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, उसके ऊपर आपने ये चीजें करी, उससे ये रिजल्टेंट आपके पास चीजें निकल के आई, उसको आप फिर बाद में वेरीफाई करते हैं, अश्योर्ड एंड एनलार्ज्ड बाय ये फर्स्ट यूज ऑफ द रिफ्लेक्टिव पावर्स। आपके अंदर रिफ्लेक्टिव पावर्स हैं, उसके द्वारा उसको अश्योर और एनलार्ज करते हो। जो यो रिजल्टेंट नॉलेज जो आपके पास आती है कि मनुष्य इस तरीके से इस पैटर्न पे काम करता है, थोड़ा सा आपको पता चलता है, साइकोलॉजी का पता चला, तो अब आप उसके लिए क्या करेंगे। थोड़ा सा आप देखते हो कि भाई जैसे ये कार्टून चैनल चलाते हैं, आप देखते हैं यार कि बच्चे देखते कैसे हैं इसको, हमको तो समझ नहीं आता, पर थोड़ी सी रिफ्लेक्टिव पावर है, वो ये देख लेगी कि इसके अंदर ये पैटर्न है, मार्केट का ये पैटर्न है, इसका ये पैटर्न है, धीरे धीरे आप उसको, और इसका अलग अलग स्तर है, ये तो बिल्कुल जो एकदम सामान्य स्तर है उसकी बात कर रहे हैं। ये रिफ्लेक्टिव पावर्स या आंतरिक पावर्स है, ये बैलेंस तो सबका अलग अलग है, पर हम तो एक बार बिल्कुल सामान्य स्तर के ऊपर यहाँ हम देखते हैं इसको, ये क्या करता है। तो आपके अंदर जो रिफ्लेक्टिव पावर्स हैं, ये कर क्या रहे हैं भी ऐसे, वो ही ऐसा माहौल था, वो ही सारी चीजें थी, उसके अंदर इस व्यक्ति ने इस समय तो इस तरीके से बिहेव किया, इस समय इस तरीके से किया, तो तुरंत आप ये देखते हैं कि जो पहले रिजल्टेंट नॉलेज थी उसको आपने वेरीफाई किया और एनलार्ज किया कि अरे नहीं इसमें तो ये नई वाली चीज और आ गई, ये वाली बात हो रही है इसके अंदर। तो आपके रिफ्लेक्टिव पावर्स बार बार उसको एनलार्ज करते रहते हैं अपने, जो भी एस्टेब्लिश्ड आपको ज्ञान मिला है अभी तक उसमें, कि नहीं ये वाली चीज भी है। मैं वहां जाके आया था, मैं उस आश्रम में जाके आया था, वहां ये भी होता है भाई, हाँ ये चीज हो सकती है। आपके पास जो भी एक कोई एक एक आपने सिंथेसिस बना रखी है अपने माइंड में, उसमें एक एनलार्ज कर देते हो आप रिफ्लेक्टिव पावर्स के यूज से। वे कितने कितने लोग पौंडीचेरी जाके आ रहे हैं, वहां के एटमॉस्फेयर से प्रभावित हो रहे हैं, हालांकि उनका बेसिक ढर्रा जो है
सामान्य जीवन का वो चेंज नहीं हो रहा। जीवन के प्रति जो जड़ भौतिकवादी दृष्टिकोण है उसमें कोई विशेष फर्क नहीं पड़ रहा, पर हाँ फिर भी थोड़ा फर्क आ जाता, अरे ये भी जीवन जीने का तरीका है। तो आपके रिफ्लेक्टिव पावर्स ने एक ज्ञान का एक बना रखा था, जो भी एक सर्टेन तरीका सिंथेसिस या जो भी आप देखने का तरीका, अरे नहीं नहीं ऐसे भी होता है। इसीलिए जड़ भौतिकवादी उनका जो दृष्टिकोण है विदेश के अंदर वो तो चेंज नहीं हुआ, पर ये है कि हाँ ये भी एक देखने का तरीका है। नहीं पहले तो कि भाई ये इंडियंस तो एकदम ही बारबेरिक हैं। अब इतना फर्क आया उनके अंदर, फंडामेंटली आउटलुक में कोई वैसे अंतर नहीं है, पर नहीं नहीं ये भी इनकी भी आर्ट है, ये बहुत डीप आर्ट है, ये ठीक है। तो आपकी रिफ्लेक्टिव पावर्स जो है एनलार्ज करती रहती है फिर बाद में। एंड लास्टली assuring itself of the correctness of its results, और जो रिजल्ट्स है भाई मैंने ये अनुमान लगाया इस बार इस पार्टी की इतनी सीट्स आएंगी। अब बड़े लंबे समय से सारों के एग्जिट पोल्स आते हैं और अपने रिजल्ट्स की करेक्टनेस को अश्योर किससे करती है, बाय ये मोर केयरफुल एंड फॉर्मल एक्शन। और बारीकी से भी इसमें क्या क्या चीजें रही, इसमें कौन सी वाली बात रही, या मैं ये दवाइयां या ये काढ़ा दिया मैंने 20 जनों को दिया, उसमें पॉजिटिव असर सारों के आया, पर इसके अंदर एक के अंदर तो बिल्कुल ठीक कर दिया, एक के अंदर ये डिपेंड करता है। देखिए कौन कौन से फील्ड की, चिकित्सा में भी ये हो सकता है, सामान्य जीवन के अंदर भी हो सकता है। हालांकि एक बेसिक सेंस होना जीवन का ये ज्यादा मुश्किल है। स्पेसिफिक्स के अंदर आप डेटा कलेक्ट करना, उस पर एक्ट करना, भाई लोग कर ही रहे हैं, इसीलिए प्रगति चल रही है, आगे से आगे चीजें चल रही है। पर फिर भी ये सारे के बावजूद भी जो ढर्रा है उसमें परिवर्तन नहीं आ रहा। वो कोई भी ये चर्चा नहीं कर रहा कि अल्टीमेटली है क्या ये। इसलिए सारे नवाचार होते रहते हैं, नए विचार आते रहते हैं, नई बातें आती रहती हैं, नई नई चीजें, नई नई पद्धतियां, नई नई कोई आप कितनी कितनी रोज तो आपकी मैगजीन्स भरी रहती हैं, नए परीक्षण हो रहे हैं, नई बातें आ रही हैं, पर अल्टीमेटली वो अमाउंट टू वो ही एक सर्कल के अंदर घूमती रहती है। पर ये परिप्रेक्ष्य तो आप में कोई डीपर इंट्यूशन आए वो तोड़ता है इसको, नहीं तो लॉजिक उसी को परपिचुएट करता रहता है, वैसे ही चलता रहता है, भाई ये तो ऐसे ही चलेगा। मोर केयरफुल एंड फॉर्मल एक्शन, मोर विजिलेंट डेलिबरेट, उसको और बारीकी से आप देखते हैं, सवियरली लॉजिकल, एकदम सवियरली लॉजिकल। उसको आप ये नहीं कि उसमें, और ये दोनों ही चीजें होनी चाहिए। भारतीय संस्कृति में इसको कोई ये नहीं दरकिनार कर दिया गया हो। कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें सवियरली लॉजिकल विजिलेंट, यही तो भारतीय जो भाव है उसकी चार शक्तियां, अदम्य प्राण शक्ति, स्ट्रॉन्ग वाइटलिटी, और डिटेल्स के अंदर एकदम बारीकी। कौन सा शास्त्र है, संगीत के अंदर देख लो कितनी बारीकी से जाते हैं और कितने विशाल स्तर के ऊपर जाते हैं, एक एक फील्ड में। कृषि में देख लो, समाज शास्त्र के अंदर देख लो, राजनीति के अंदर देख लो। अब ये बातें समझ में नहीं आती, इसलिए फिर वो आक्षेप करते हैं कि मनुस्मृति में ये वाली बातें हैं। अरे भाई इसको समझने के लिए ग्राउंडिंग भी तो चाहिए। सवीरली लॉजिकल विच टेस्ट्स, रिजेक्ट्स और कंफर्म्स देम, वो टेस्ट करती है। जैसे श्री अरविंद ने कहा, मैंने अपनी पद्धतियों को किसी भी साइंटिस्ट ने आज तक टेस्ट किया है उससे ज्यादा टेस्ट किया है, और उनका आधार फिर बाद में ये नेचर का नहीं था। टेस्ट करता है, रिजेक्ट करता है, कंफर्म करता है अकॉर्डिंग टू सर्टेन सिक्योर स्टैंडर्ड्स, और वो स्टैंडर्ड्स भी तो होने चाहिए। मैं टेस्ट कर रहा हूं, जो आपकी थियरी है वो मैं टेस्ट करूंगा, अरे पर तेरे पास ये मशीन ही नहीं है, तेरी ये दूरबीन काम करती है या नहीं करती है टेस्ट करने के लिए, फिर बाद में उतने ही तो तेरे पास उन्नत साधन चाहिए, नहीं तो तू टेस्ट कैसे करेगा उसकी थियरी को। एंड प्रोसेसेस डेवलप्ड बाय रिफ्लेक्शन एंड एक्सपीरियंस, ये इनफ हम समझ नहीं सकते कि आज तक जितनी भी ये जो हम जिसको रीजन या लॉजिक बोल रहे हैं वो कर क्या रहा है, और अल्टीमेटली ये कर रहा है। इनफैक्ट अगर ये करे वास्तव में प्योरली, ये एक्टिविटी तो हम कर ही नहीं रहे। अभी तो कुछ कुछ विचार हैं, बंडल ऑफ कुछ आइडियाज हैं जो हमको अपने परिवेश से मिल गए, जहां शिक्षा प्राप्त करी उससे मिल गए, जिन माता पिता के यहाँ हमने जन्म लिया उनसे मिल गए,
मतलब हेरिडिटी से मिल गए, कुछ फिर बाद में जिस परिकर के साथ हम रहते हैं, या जो आज प्रचलित विचार जो हमको परोसे जा रहे हैं मीडिया के द्वारा, इसके द्वारा, उसके द्वारा, उसका हम एक बंडल हैं। फिर उसके अंदर तुरंत के अंदर जो आकस्मिक हमारे पास जो नेसेसिटीज आ रही हैं, जीवन का जिस तरीके का तरीका है, फिर हमारे नीचे से जो सबकॉन्शियस भय हैं और हैं, वो निकल के आते हैं, या हमारी कामनाएं हैं, वाइटल के जो इंप्रेशंस हैं, हमारी प्रेजुडिसेस हैं, रेशियल इंप्रेशंस हैं, ये सारों का जंजाल मिला के हम जैसे हैं वैसे हैं। इसके अंदर ये वाली बात जो यहाँ करी जा रही है, ये भी देखने को कम मिलती है। पर मानवीय जो लॉजिक है, या जो आज तक जो बना है, जिसके आधार पे सारी साइंसेज काम कर रही हैं, विज्ञान है, चाहे वो भौतिक विज्ञान है, चाहे आपका साइकोलॉजी की बातें करते हो, या आपके डीपर जितनी भी चीजें करते हो, सो कॉल्ड डीपर, आप वो सारों को ऑब्जर्व करते हैं, ये है वो है, चिकित्सा विज्ञान है आपका, और जितने भी क्षेत्र हैं, तो हम तो यहाँ तक भी नहीं पहुँचते अपनी सामान्य डेली प्रक्रिया के अंदर। वो तो एक मैकेनिकल चीज़ें हैं, जो एक बंडल से बना हुआ है। कुछ तरीके के सामान्य शरीर की जो आवश्यकताएँ हैं, उनसे संबंधित है। अपनी पारिवारिक आवश्यकताएँ हैं। मतलब बेसिकली अपना जो लोअर सेल्फ है, वो ही इतना दबाए रखता है कि लॉजिक या रीज़न का तो कोई स्थान ही नहीं है। भई आप सारे दिन अपने आप को देख लो। उसमें लॉजिक के हिसाब से बैठ के कहाँ हम ये जो बातें कही कि डेटा इकट्ठा करता है, हम में से कौन बैठ के करता है? या कौन ऑब्जर्व करता है? चिंतन कौन करता है? रिफ्लेक्ट कौन करता है? अपने डीपर मोमेंट्स के अंदर यदि हम रिफ्लेक्ट भी करते हैं, तो भी हमारे रेशियल इंप्रेशन घुस जाते हैं। हमारे जो प्रेजुडिसेस हैं, वो इसमें घुस जाते हैं। हमने जो सोच रखा है, भई शादी तो होनी चाहिए, बिना शादी तो देखो इसका फिर बाद में, अब ये बच्ची है, साधना की लाइन के अंदर जा रही है, पता नहीं अब क्या होगा। आप कह रहे हैं मैं माँ के उसमें जाना चाहता हूँ। आश्रम में लोग रह रहे थे, माँ ने कहा कि भई यहाँ कोई लड़की है, आपसे अच्छी दोस्ती है, वो किसी से संबंध में है, पता चला कि वो छोड़ के किसी और के साथ चली गई। आप बड़े उस चाहे आप आश्रम में हैं, दूसरे ख़्यालों के हैं, तो भी आप कहेंगे अरे! ये तो अनैतिक क्रिया है। आप उसको फिर दोस्ती में भी आपकी खटास आ जाएगी। आप कहेंगे ये कैसा अच्छा व्यवहार नहीं है। फिर माँ ने कहा फिर बाद में वो मेरा नाम लेके कि माँ ये इस चीज़ को पसंद नहीं करती। तो इतनी-इतनी तरीके की कानाफूसी है, इतनी-इतनी ये है, तो मैं मन में ये सोचती हूँ, क्या मनुष्य अभी तक मतलब आश्रम में आने के बावजूद भी क्या इसी स्तर के ऊपर है? आश्रम में भी जिस तरीके की बातें करी जाती है, सामान्य व्यक्ति भी वैसी बातें न करे, पर वो कंफर्टेबली वो कर पाते हैं। और इस बारे के अंदर उनकी जो जो एक सर्टेन चीज़ है, उसमें इतनी ब्लाइंडनेस है कि वो करते रहते हैं। यार आश्रम में है तो भी ये काम, सामान्य व्यक्ति की तो बात छोड़िए। द फर्स्ट बिज़नेस ऑफ द लॉजिकल रीजन इज़ देयरफॉर ए राइट, केयरफुल एंड कंप्लीट ऑब्जर्वेशन ऑफ इट्स अवेलेबल मटेरियल एंड डेटा। तो लॉजिकल जो रीजन है, उसका पहला क्या काम है? राइट मतलब उचित, केयरफुल एंड कंप्लीट ऑब्जर्वेशन। पहले तो सही तरीके से ऑब्जर्व करो। मैंने लेंस ही इस तरीके का लगा रखा है, उसके माध्यम से किसी आदमी को देख रहा हूँ, कॉन्वेक्स लेंस से या कॉनकेव लेंस से, उससे वो तो अब जैसा मोटा पतला मतलब विकृत रूप ही दिखेगा उसका। तो पहले तो राइट तरीके से देखें, फिर केयरफुल तरीके से देखें। अगर माध्यम सही है पर केयरफुली मैं देख ही नहीं रहा, तो है उसका पता नहीं क्या बना रहा हूं मैं। चीज तो अपने आप में सही दिख रही है, पर केयरफुली अगर मैं पढ़ूं नहीं, सपोज मैं टेक्स्ट है उसको केयरफुली न पढूं, या जो काम है उसको केयरफुली न करूं, तो भी ठीक नहीं होगा। और कंप्लीट ऑब्जर्वेशन, वहां बहुत सारी चीजें हैं। कंप्लीट ऑब्जर्वेशन मैंने किया नहीं, खाली टुकड़े में ऑब्जर्वेशन कर लिया, और उसके ऊपर अब मैं कोई कोई बात कह रहा हूं या कोई निर्णय सुना रहा हूं, तो वो कहेगा यार सारी बातों को तो कम से कम अपने कंसिडरेशन में ले, तब इसके ऊपर आप जो भी चीज देंगे वो कुछ मीनिंगफुल होगी। 20 चीजें हैं, उसमें से 2 उठाई, ऑब्जर्व करी, बाकी आपने करी नहीं, तो आप इसके ऊपर जो निर्णय करने वाले हैं वो भी फॉल्टी होगा। तो लॉजिकल रीजन इसलिए पहले मनुष्य बनने के लिए आप अपनी जो लोअर सनके हैं
वो छोड़ के यहां तक ही नहीं मिल रहा भाई कोई। आप ट्रुथ की बातें कर रहे हैं कि ये वर्स्ट एनिमी है लॉजिक इसका, पर अभी तो आप अगर इस मानदंड के ऊपर देखें तो मनुष्य जाति कहां कहां आती है देख लीजिए। अभी तो ये काम भी नहीं कर रही कि डेटा उठाने का काम है वो कैसे करती है। मतलब एक ही सीन को तटस्थ तरीके से भी, आपकी कोई इलविल नहीं है, आपके कोई वेस्टेड एजेंडा नहीं है उसके पीछे, आप तटस्थ तरीके से 4 जगह के पत्रकारों को आपने बुला लिया, 4 संस्कृतियों के, और एक ही इवेंट की रिपोर्टिंग करवाई उनसे। अब आप देखिए वो क्या-क्या रिपोर्टिंग करेंगे। जबकि उनको न तो उससे सिंपैथी है, न उनकी कोई इलविल है। बिल्कुल तटस्थ हैं, उनको भी मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है जैसी है वैसी रिपोर्टिंग कर दूँगा मैं। और उसमें देखिए वो क्या-क्या रिपोर्ट करते हैं। और अगर उसमें आपके वेस्टेड इंटरेस्ट्स हों या आपके कोई हिडन एजेंडाज़ हों या इलविल हो या जो भी, आपकी सही रिपोर्टें कहाँ से आ सकती है? उस आधार के ऊपर कहते हो इस लॉजिक के ऊपर मैं चल के अब सारे जगत को देखूँगा और उस पे अपने निर्णय सुनाऊँगा और अपने विज्ञान का निर्माण कर लूँगा इसके ऊपर। तो ये तो वर्स्ट एनिमी होना ही है, ट्रुथ का तो इसमें कोई लेना-देना ही नहीं है। अगर आप तटस्थ भी होते एकदम, तो भी इससे ट्रुथ बच निकलता है क्योंकि वो तो आयाम ही दूसरा है। तो यहाँ तो कोई संभावना ही नहीं है। बट इन दिस अफोरिज्म श्री अरबिंदो डज़ नॉट स्पीक ऑफ रीजन, ही स्पीक्स ऑफ लॉजिक। वो रीजन की, तर्क शक्ति की, मतलब तर्क बुद्धि की। एक तो है तर्क बुद्धि, बुद्धि जो तार्किक तरीके से काम करती है, पर वो डेटा उठाती है इस तरीके से। हालाँकि वो अपने इंडिपेंडेंटली भी काम कर सकती है क्योंकि बुद्धि के लेयर्स हैं। ये तो निम्नतम की बात कर रहे हैं, जो अपने आप को इससे कन्फाइन रखती है, जबकि माइंड को कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से डेटा उठाए। उसके पास क्लियर ऑडियंस है, क्लियर वॉयंस है, दूसरों के अंदर अपने विचारों को प्रक्षिप्त कर सकती है, वहाँ के विचार ले सकती है। जो सही विचार हैं, उनका आकलन कर सकती है। उसको कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको सेंसरी डेटा हो। सेंसेस का डेटा, कोई श्री अरविंद सेंसेस का डेटा थोड़ी लेके आए थे, जब भारतीय संस्कृति के बारे में कह रहे थे। अगर वो वैदिक युग की बात कर रहे थे, कोई सेंसेस का डेटा तो कैसे आ सकता है? श्री अरविंद जिस समय लिख रहे थे, तो इतिहास की बातें तो वो सेंसेस से तो नहीं लेके आ सकते। और इनफैक्ट जिन लोगों ने सेंसेस के आधार पे, कि मैं तो गया हूँ, मैंने एक्सकेवेशन किया है उस साइट का, मैंने तो फोटोज़ लिए हैं, देखा है, उसको चखा है या हाथ लगाया है या जो भी है। फर्स्ट हैंड डेटा है आपके पास, पर परसेप्शन नहीं है आपके पास, पर्सपेक्टिव नहीं है, कैसे रखूँ मैं? क्या करूँ मैं इसका? तो आप कुछ का कुछ बनाते हैं। ऐसी स्टोरी जोड़ते हैं उससे, जो है ही नहीं। मतलब जो आर्कियोलॉजी के अंदर है, खुद वहाँ काम काम कर रहा है, तो भी वो सत्य न जाने। सारों ने जिन्होंने ये किताबें लिखी है, पर्सपेक्टिव तो कोई उनका है ही नहीं कोई। इससे पता चलता है। ही स्पीक्स ऑफ लॉजिक, व्हिच इज़ द पार्टनर एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ रीजन। वो उसका इंस्ट्रूमेंट है। लॉजिक इज़ द आर्ट ऑफ करेक्टली डिड्यूसिंग वन आइडिया फ्रॉम अनदर। लॉजिक को यदि परिभाषित करें, तो लॉजिक क्या है? करेक्टली डिड्यूस कर रहे हैं एक आइडिया दूसरे आइडिया से। इसका मतलब ये है, इसमें तो फ़र्क नहीं आ सकता अभी। वहाँ अगर धुआँ है, तो धुएँ के पीछे आग तो ज़रूर होनी चाहिए, और यदि आग है, तो उसके पीछे या तो कोई ह्यूमन इंटरवेंशन रहा है। कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं रहा, तो फिर बाद में सेकंड लाइकली पॉसिबिलिटी क्या है इसके अंदर? ये हो सकती है, ये तो नहीं हो सकती। ये वाली हो सकती है, नहीं ये तो नहीं हो सकती। और ये तो चलो फिज़िकल चीज़ें हैं, पर जैसे-जैसे आप धीरे-धीरे, भई फिज़िकल चीज़ों में तो कुछ चलो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। पर जहाँ आपकी डीपर साइकोलॉजी, आपकी सब्जेक्टिव नेचर जहाँ प्रवेश करनी शुरू कर देती है, वहाँ तो ये डेटा कहाँ से लेके आए भई? आपका एक्ट जो है, आउट ऑफ सिम्पैथी रहा, आउट ऑफ इल विल रहा, आउट ऑफ फ़ियर रहा, वो कौन-सा लॉजिकल डेटा जो है, वो इसमें कैसे जा सकता है? आपने कोई कृत्य किया, उसके पीछे भाव आपका जो है भक्ति का रहा या इल विल का रहा, इसमें इसका प्रवेश नहीं है। तो इसका प्रवेश तो बहुत ज़्यादा सतह का रह गया, क्योंकि मनुष्य की जो क्रियाएँ हैं, बाहरी से ज़्यादा वो तो वास्तव में रिफ्लेक्शन है उसके सब्जेक्टिव बीइंग के।
और जितना ही आप कल्टीवेटेड हो उतना ही आपकी एक्टिविटी है वो तो रिफ्लेक्शन आंतरिक ज्यादा है, इसका प्रवेश उसमें है नहीं, तो इसलिए वो उसको मानेगा नहीं। भाई मैं इसमें एंटर नहीं कर सकता तो मैं तो जिसमें एंटर कर सकता हूं चलो उसी के आधार पे नीतियां बना लेता हूं। अरे तू एंटर नहीं कर सकता इसका मतलब वो चीजें बंद कर दें, मतलब वो नहीं है, क्योंकि मेरे आंखें नहीं है तो चलो जगत का ये रूप है इसको सारे को मिटाओ। अरे यार तेरे ही तो आंख नहीं है, तो जो विजुअल जो चीजें हैं सब बंद कर दो, बाकी सेंसेस को ही काम में ले। तो इसको हम कहेंगे ये तो इलॉजिकल बात है, अरे तेरे नहीं है। तो वैसे ही लॉजिक बेचारा इस तरीके से काम करता है, एक आइडिया लिया, उसको डिड्यूस करके करेक्टली डिड्यूस कर रहे हो आप, पहले तो ये आप में कल्टीवेशन होना चाहिए कि करेक्ट कैसे करें, कि ये है तो इसके अंदर अपने प्रेजुडिसेस ने ना, ये नहीं। इसलिए लॉजिक की ट्रेनिंग होती है कि वो फॉल्टी नहीं होना चाहिए, एक आइडिया से दूसरे को आप डिड्यूस करते हैं, एंड इन्फरिंग फ्रॉम ए फैक्ट ऑफ फैक्ट ऑल इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। या फिर लॉजिक क्या करता है, कोई एक फैक्ट है, आग लग रही है वहां या धुआं निकल रहा है, उसके जो जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो उससे इन्फर कर रहे हैं, वो है नहीं, पर आप उसके इन्फरेंस, भाई ये कर दोगे तो ये सारे काम इससे होंगे, यही चीजें होने वाली हैं, ये तो भुखमरी तो होगी। आप अगर इस तरीके की नीतियां कर रहे हो या फिर कोई फिजिकल फैक्ट आपने लिया तो इसके ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ये किसी फैक्ट से आप इन्फर कर सकते हैं। बट लॉजिक डज नॉट इटसेल्फ possess द कैपेसिटी टू डिसर्न द ट्रूथ, उससे ज्यादा वो आगे नहीं जाता भाई, वो तो एक इंस्ट्रूमेंट है, आटा चक्की है, उसमें डाल दोगे वो उसकी पिसाई करके आपको दे देगा। इनफैक्ट आटा चक्की तो फिर भी उसमें नहीं, पर ये तो अपने तरीके से भी लॉजिक भी तो, इस संस्कृति का अपना लॉजिक है, उस संस्कृति का अपना लॉजिक है। ग्रीक कल्चर है वो करेगा नहीं, इस तरीके से काम करना चाहिए। आपको ये लगता है कि आप तटस्थ तरीके से, क्योंकि आपने पहले तो कुछ सर्टेन चीजें मान ली, दो और दो चार बनते हैं, तो आपने कहा कि भाई ये इसका मतलब ये, पहले तो आप जिस आधार के ऊपर ये डिड्यूस कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो सेंसरी डेटा है, और जहां सेंसरी डेटा थोड़ा सा इनसफिशियंट है वहां उसको फिलअप करने के लिए आपने और चीजें रिप्लेस कर दी, और इसके आधार पे बहुत बड़ा स्ट्रक्चर एक तैयार कर दिया। पर ये ट्रुथ की कैपेसिटी ये डिसर्न करने की कहां से आ जाएगी इसके अंदर? यदि आप ध्यान से ये देखें तो आपके जो सेंसेस हैं, लोअर बीइंग है, आपके भय हैं और हैं, सारे जितने भी मिला के आप उसको लॉजिक का नाम दे देते हैं। इसीलिए जो एक बड़ी लंबी चर्चा चल रही थी, फ्रीडम एंड डिटर्मिनिज्म, अपने ये कृष्ण प्रेम वाली पुस्तक में थोड़ा है मुश्किल, वो बहुत मुश्किल है। उसके अंदर इनके मामा थे, इनके दिलीप कुमार रॉय के, उनसे उनका पत्र व्यवहार चल रहा था, मजूमदार करके हैं, आप पढ़ना चाहें तो उसके अंदर पढ़ सकते हैं। तो वो कह रहे हैं हमेशा दो और दो चार नहीं होता आध्यात्मिकता के अंदर, इनफैक्ट प्रैक्टिकल लाइफ में कभी भी दो और दो चार नहीं होता। आप तो जबरदस्ती, क्योंकि आपने तय कर लिया ये लॉजिक है, इसलिए आपको तो स्टाम्प तो करना ही पड़ेगा, अपनी कैसी भी इलॉजिकल बात है तो भी आप लॉजिक से स्टाम्प करते ही हैं। सारी जितनी भी डिबेट्स चल रही हैं वो तो खैर उसका लॉजिक का कोई दूर दूर तक ही, उसमें तो सर्टेन ह्यूमन रीजन का कोई प्ले दिखता ही नहीं, वो तो ब्लाइंड उनके जो है प्रेजुडिसेस है, नहीं मेरे को तो मेरी पार्टी को सपोर्ट करना है और दूसरों को भी पता है ये क्या कर रहे हैं, तो उसके अंदर कोई लॉजिक का प्ले एज सच है नहीं। सो योर लॉजिक में भी इनडिस्प्यूटेबल। तो वास्तविक जीवन के अंदर हो सकता है ये इनडिस्प्यूटेबल हो, जैसे वो ये कह रहे हैं कि दिलीप, प्रमाणीकरण के तीन तरीके के हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तवचन। पर आज तक रसेलवाद को पकड़ के तो एकदम लॉजिकली चलता है, आप यदि उसकी प्रस्थापनाओं को, उसकी हाइपोथेसिस को मानोगे तो उसके रिजल्ट तक जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो कोई बेवकूफ आदमी नहीं है, वो एकदम करेक्ट तरीके से, जो ये कह रहे हैं ना आर्ट ऑफ करेक्टली डिड्यूसिंग, वो दिमाग के अंदर बेवकूफ नहीं है। यहां तो हमको उस तरीके की शिक्षा मिलती नहीं, न तो आध्यात्मिक मिलती, न कोई माइंड की कोई सी भी नहीं मिलती। इसलिए एक बात कहते हैं, दूसरी बात हमारे अपने देख लो, बातें आध्यात्मिकता की करते हैं, विचार इतने सारे और साथ में संजोए रखते हैं जो अपने ही जो मूल अभिप्सा है उसका खंडन करते हैं। पर कह रहे हैं वो पागल नहीं है, रसेल यदि एक कोई चीज मानता है
तो उसके आधार पे जो थियरी बिल्ड करता है, आपको उसके निष्कर्षों को मानना ही पड़ेगा। पर सबसे पहले तो उसकी प्रस्थापनाओं को मानने की आवश्यकता क्या है? यदि वो आप मानते हैं, जिस बेस को वो लेके चलता है, वो यदि आप कहते हैं हाँ, ये सही है, तो आपको उसके निष्कर्षों को अवश्य रूप से मानना ही पड़ेगा। ये नहीं कि मैं कहूँ कि हाँ, मैं सेंसेस के आधार पे चल रहा हूँ और मैं आध्यात्मिकता भी कर रहा हूँ, मैं ये भी कर रहा हूँ, ये नहीं चल सकता। इसीलिए हमारी जो विडंबना है वो सबसे ज़्यादा है। बातें करते हैं माताजी श्री अरविंद की, बातें करते हैं आध्यात्मिकता की, ये कल्टीवेशन हुआ नहीं। इसलिए सारे विचार गड्ढमड पड़े तरीके से एक से दूसरे का खंडन करते रहते हैं। तो लॉजिक क्या करता है, ये ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रीजन की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। तो आपका लॉजिक जो है वो इंडिस्प्यूटेबल, अकाट्य हो सकता है। पर जिस आधार बिंदु से वो शुरू करता है वो गलत है, तो फिर बाद में वो अकाट्यता उसकी काम क्या आई? योर कंक्लूजन्स विल आल्सो बी रॉन्ग इन स्पाइट ऑफ द करेक्टनेस ऑफ योर लॉजिक, और रादर बिकॉज ऑफ इट। मतलब कितना इसमें सटल प्ले है, देखिए आप, कि आपका लॉजिक करेक्ट हो, या फिर माने का है इसको सुधार के कि बिकॉज ऑफ इट, क्योंकि वो करेक्ट है इसलिए गलत तो होना ही है। जिस आधार बिंदु से आप शुरू कर रहे हैं और उस आधार के ऊपर पकड़ के चल रहे हैं, एक और एक दो, दो और दो चार, इस गणित के आधार पे, और यही गणित आप परमात्मा के ऊपर या चीजों के ऊपर लागू करते हैं, वो कैसे सही उतरेंगी भाई? क्योंकि वेदांत जो कहता है गणित है, उसका तो बड़ा अलग तरीके का गणित है। द सेम होल्ड्स ट्रू फॉर सेल्फ राइचियसनेस। सेल्फ राइचियसनेस है मैं ही श्रेष्ठ हूं, विच इज ए फीलिंग ऑफ वर्चुअस सुपीरियोरिटी। वर्चुअस सुपीरियोरिटी श्रेष्ठता है, भाई मैं श्रेष्ठ हूं। और कौन कौन ऐसा है जिसके अंदर श्रेष्ठता का भाव नहीं है? योर वर्च्यू मेक्स यू डिसडेनफुल ऑफ अदर्स। तो आपकी जो वर्च्यू है, आपके अंदर ये भाव है कि मेरे अंदर तो ये सद्गुण है। मतलब कैसा भी व्यक्ति हो, कैसा भी अपराध कर रहा है, धीरे से ये जस्टिफाई ये करेगा, भाई मेरी जो कंडीशन है आप समझते नहीं। मैं जिस स्थिति के अंदर हूं, मैं और कोई दूसरी चीज मैं क्या करूं? आप मेरी मानसिक स्थिति जानते नहीं। मेरी जगह आप होते तो आप भी यही करते। इनफैक्ट आप ये कर ही नहीं सकते थे, मैं तो समाऊ कर तो रहा हूं। तो आपकी ये जो वर्च्यू है दूसरों के प्रति आपको डिसडेन से भर देती है। अरे यार, ये क्या है, बताओ, ये इसको ये अकल नहीं है। पर आप में ये सेंस नहीं है कि जिसने, और जनरली आप किसके ऊपर आक्षेप करते हैं? आक्षेप आप किसके ऊपर करेंगे? जिन्होंने एक ऐसा कदम उठा लिया जो आप नहीं उठा पाए। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, डिसडेन की दृष्टि से आप ये नहीं, अरे कि ये तो कोई भिखारी है, या उसको कोई विशेष आप ध्यान नहीं देते, या इसके पास इतना पैसा है या इतना ये है, उसको ऐसे नहीं, ऐसा सच नहीं। हाँ, जलन हो सकती है उसके प्रति, उससे आप कुढ़ सकते हैं, और उसके कारण आपके अंदर कोई जेलेसी है वो पैदा हो सकती है, वो एक अलग बात है। पर डिसडेन, ऐसा व्यक्ति जो जो वास्तव में, कई लोगों ने ये देखा है, आध्यात्मिकता में वो चाहते हैं, एस्पिरेशन है, उनका मित्र है वो या कोई व्यक्ति है वो प्रवेश कर गया। अब आप डिसडेन की दृष्टि से, अरे ये ऐसे, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई चीज उनको कचोट रही है, और वो इसको ऐसे, मतलब कितनी कितनी सारी चीजें हैं, यदि आप बारीकी से इनको एनालाइज करें, कि आपकी जेलेसी कहाँ से आती है, ये डिसडेन कहाँ से आता है। आपकी वर्च्यू, अरे मेरे अंदर तो ये वर्च्यू है, मेरे अंदर तो ये सद्गुण है, सारे काम कर लेंगे उसके, फिर धीरे से कोई अंदर से आएगा, नहीं नहीं देखो, अपन तो ये धर्म का भी काम करते हैं, अपन तो ये वाली भी चीज करते हैं, अपन तो परिवार का भी पोषण कर रहे हैं, गृहस्थ धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है, ये वाला, ये सारी बातें। एंड दिस प्राइड which fills you with disdain for those who according to you are less virtuous than you are। ये डिसडेन जो आपको ये भाव दे देती है कि दूसरे आपसे कम वर्चुअस हैं, यार इसमें सद्गुण नहीं है, या आपके अंदर डिसिप्लिन है, अरे भाई ये तो पशु है, मतलब खाने पे इसका कोई कंट्रोल नहीं, सुबह उठा इससे जाता नहीं, जो करार किया उस पर टिकता नहीं। यार तेरी बात का कोई विश्वास ही नहीं है। तूने कल करार किया था, मैं अपनी बात से नहीं च्युत होता, अलग नहीं होता मैं। मतलब आप मार्केट में चले जाइए, कोई भी, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं कोई विशेष ही चीज हूं,
और दूसरों को देख के आप हंसते हैं और सेम आप देखो वही बात आप हार्बर करते हैं, मेक्स योर वर्च्यू कंप्लीटली वर्थलेस। तो इसका वास्तव में स्थान क्या है? तो ये तो माँ इसके विषय में जो कह रही हैं, दैट इज वाई श्री अरबिंदो टेल्स अस इन हिज aphorism that logic is the worst enemy of truth, just as the feeling of virtuous superiority is the worst enemy of virtue। आपके अंदर यदि कोई सद्गुण है, फिर ऋषि हमारे क्या कहते हैं कि यदि आपका अपने विषय में कोई भी विचार आता है, ऊंचा नीचा छोटा बड़ा जो भी, मेरा कल्याण हो जाए, मैं अपने आप को माँ को दे दूं, मेरा मोक्ष हो जाए, मतलब ऊपर की साइड की बात कर रहा हूं मैं, मेरे अंदर तो भक्ति नहीं है। माँ मैं इतने वर्षों से यहाँ आश्रम में हूं, मैंने और कोई दूसरा काम नहीं किया, आपकी ही इच्छा की पूर्ति के लिए सारी एक्टिविटीज मैंने वैसे ही करी, फिर भी कुछ ऐसे एम्प्टीनेस, कुछ वॉइड, कुछ वेकेंसी, ऐसी रिक्तता ये महसूस होती, कुछ मिला नहीं। और माँ कहती है नो वंडर, तेरे को कुछ अगर प्राप्त हो जाता तो जो है मेरे को ऐसे आश्चर्य होता। सारा एजेंडा लिख दिया पहले ही वॉल्यूम में, शायद पहला ही वॉल्यूम है एजेंडा का। माँ सतप्रेम को कह रही हैं कि द ओनली पर्सन विथ whom यू आर कंसर्न्ड, पूरे जगत के अंदर पूरे ब्रह्मांड में जो व्यक्ति तेरे को जिससे सबसे ज्यादा कंसर्न है वो है तू खुद, बस। ये बड़ी ऑफेंसिव लगती है ये बात। मतलब मैं आपको कह रहा हूं लोअर तो इसकी जो रूप है वो तो छोड़ दीजिए, जिसके अंदर आपके जो कितने बड़े बड़े जो ये बताते हैं कि आपका मोक्ष, इतनी मालाएं जपो, इतना ये करो, वो ठीक है, सारी बातें बहुत अच्छी हैं, पर अल्टीमेटली आपका स्व केंद्रितता वो जो ग्रंथि है वो नहीं तोड़ती। और जब तक वो ग्रंथि है वो सारे अपराध है, सारे सिन है, वो तो खींच लाएगी अपने साथ। भाई एकमात्र अवगुण है, वो अगर नहीं आप हटा रहे तो बाकी उसके परिकर तो आ ही जाएंगे, वो तो उसके आउटकम है। मेरी केंद्रितता, हाँ मेरे को ये समझ में आ गया, जैसे बच्चे को एक छोटा सा खिलौना है उससे मन भर गया, अब उसको ये समझ में आ गया यार इस पे तो नहीं, अब ये वाली बड़ी वाली चीज लेनी चाहिए। तो आप कह रहे हो अब इसके फर्क नहीं पड़ता, ये दान भी कर देता है। अरे पर अब इसके जिस चीज से फर्क पड़ता है उससे फर्क पड़ता है, तो फर्क तो पड़ता ही है। तो यदि आपकी केंद्रितता मैं के ऊपर है, चाहे किसी भी रूप में, उसका कोई परिष्कृत रूप हो या भद्दा रूप हो, जैसा भी रूप हो, अब ये केंद्रितता जब तक नहीं टूटती, मतलब मैं इसको कहां तक पराकाष्ठा तक लेके जाएं, क्योंकि ये वर्चू और ये क्यों है भी ये भाव, ऐसी क्या बात है? व्यक्ति चोरी भी कर रहा है, सारे ही काम कर रहा है, तो भी कि भी मेरी कंडीशन में और क्या हो सकता था? वहां उसको कहा जा पूछ के आ, इतनी जो चोरी कर रहा है, हत्याएं कर रहा है, इसके लिए तेरा परिवार क्या इसमें भागीदार होगा? कह रहा हाँ उन्हीं के लिए तो कर रहा हूं मैं। मतलब उसके भी सेंस ऑफ वर्च्यू ऑफ सुपीरियोरिटी था कि मैं इस कंडीशन में और क्या कर सकता हूं, मेरे परिवार के लिए कर रहा हूं मैं ये, मतलब ए सेंस ऑफ ड्यूटी। तो मेरे को जो इसके अंदर पाप या जो इसके अंदर जो चीज मैं मेरे को लग रही है, तो वो तो मेरा परिवार शेयर करेगा ही। तो कहा जा पूछ के आ उनसे। पूछ के आया क्यों? तो वो कह रहे, पत्नी कहती है नहीं हम तेरा पाप क्यों वहन करेंगे। तो ये चीजें आपके लगी रहती है। और जोरदार बात क्या है कि ये सारा कर लो तो भी कौन सी चीज है जो हमको ये एक ढर्रा है उससे टूटने नहीं देती। तो एक बात तो ये हो गई कि लॉजिक के अंदर सत्य का तो प्रवेश हो ही नहीं सकता। आपके सेंसरी डेटा हैं, सारी चीजें हैं, उसके आधार पे ये चीज बनाते हो। तो इनफैक्ट क्या वर्किंग है वो आपको कम्युनिकेट करी ही नहीं जा सकती। मतलब हमारे नजदीकी लोग हैं उनको भी ये क्या वर्किंग है ये कन्विंस नहीं किया जा सकता। हम सारा काम कर रहे हैं, माँ से एसोसिएटेड हैं, एक्टिविटीज कर रहे हैं, पर कदम नहीं उठा पा रहे। वो हम कन्विंस्ड हैं कि भी ये ही वाला, उनको ये जगत ही नजर नहीं आ रहा। मतलब ये बिल्कुल अलग जगत है। जैसे माँ ने कहा कि तुम्हारे में और मेरे में कोई अंतर नहीं है,
बस अंतर है तो चेतना का। अब ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। ये विचार भी यदि थोड़ा-सा भी प्रवेश कर जाए कि ये जगत उस तरीके का नहीं है, तो जब वो वैसा नहीं है तो वो नियम कैसे लागू हो जाएँगे? आप बिल्कुल उसमें इंडिस्प्यूटेबल तरीके से या बिना कोई शक के आप जब उसको लॉजिक को अप्लाई करते हो और फिर उसके ऊपर ऐसे-ऐसे नियम बना लेते हो, सत्य का उससे क्या लेना-देना हो सकता है? सत्य तो बहुत ज़्यादा प्लास्टिक रहता है, वो तो कभी पता नहीं, माँ जैसा कहेंगी। आप उसके प्रति नमनीय हैं, उसके प्रति ओपन हैं, वो जिस तरीके से आपको प्रेरित करती है, तो थोड़ा-सा आपके पास ये पॉसिबिलिटी है कि हम उसके नज़दीक जा सकें। तो अकाट्य जो सत्य हैं या लॉजिक के जो हैं कि भई ये तो बिल्कुल, और इनफैक्ट उससे एक स्टेप और आगे की नहीं मानोगे तो आपको मारा जाएगा। ये तो मानना ही पड़ेगा। तो फिर बाद में वो और ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। तो ये सारी वर्किंग तो हमारे जितने भी साइंसेज़ हैं, जितना भी आज पूरा जो ये ढाँचा है, उसमें सत्य का तो कोई लेना-देना हो ही नहीं सकता। तो हम कैसे जगत में जी रहे हैं? हम जी कहाँ रहे हैं? इसीलिए आपको पता होगा माँ को जब पहली बार वो सुप्रामेंटल का जो वो विज़न हुआ और वो अनुभव हुआ, माँ कह रही है जब मैं वापस आई और चीज़ों का जो भद्दा रूप मैंने देखा या उनका क्या कैरिकेचर हो गया, जैसे कोई आपने कोई गुड़िया बना दिया किसी को या कोई कार्टून कैरेक्टर बना दिया किसी व्यक्ति का, कई दिन तक अनस्टॉपेबल लाफ्टर, कोई व्यक्ति क्या कहे वो देख के वो व्यक्ति क्या है या चीज़ें क्या हैं, स्थितियाँ क्या हैं, उसका इस जगत ने क्या कर दिया कि मेरे अनकंट्रोलेबल लाफ्टर कई दिन तक मेरे तो ये रहा देखूँ हँसी आए मेरे को कि ये क्या हो गया? ये हमने क्या बना दिया? और ये कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता। वो व्यक्ति आपके नज़दीक है, आपके साथ है, इनफैक्ट आपका उससे बहुत प्रेम भी है, और आप कम्युनिकेट क्या करो, कैसे करो? आपने कोई गाय पाल रखी है, बहुत वो आपसे भी प्रेम करती है, आप भी उससे प्रेम करते हैं, पर अब मानसिक चेतना के अंदर कितने-कितने आयाम खुल जाते हैं, वो कैसे समझाओ आप उसको? तो जब उसी को फिज़िकली आपको दिख रही है सारे काम हैं, या जो सबसे कल्टीवेटेड कोई भी एनिमल हो सकता है, जो काफ़ी उसके अंदर चलो थोड़ी बुद्धि का भी आविर्भाव हुआ है, तो कितना कम्युनिकेट कर सकते हो? तो वैसे ही यदि हमको थोड़ा-सा भी ये महसूस हो जाए कि इसी कारण जिस जगत में हम रह रहे हैं, वो तो कोई सत्य का उससे लेना-देना नहीं है। यदि ये थोड़ा-सा भी प्रवेश कर पाए, पर ये करता नहीं। ये इसके अंदर आप थोड़ा-सा इसमें अंदर जाके इसमें मैं चाहूँगा कि आप पूरी इसमें अपनी-अपनी बात कहें, पर इसी से संबंधित। दीपक, हेलो। हाँ, रविकांत जी आप बताइए? हाँ जी। हाँ जी। हाँ, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। जीवन में उतारने की और अनुभव करने की और लागू करने की चीज़ है ये। रोज़ हमारे साथ ऐसा होता ही है। हम लॉजिक पे चलते रहते हैं, नहीं, मगर लॉजिक पे नहीं चलते हम। रीज़न तो कल्टीवेटेड है ही नहीं हमारा। इसीलिए हम ऐसे विचार जो आपस में एक-दूसरे का खंडन करते हैं, वो रखते हैं। रीज़न तो है ही नहीं डेवलप्ड। अगर रीज़न डेवलप्ड होता, तो हम ऐसे काम नहीं कर सकते थे। क्योंकि नहीं, हम यदि हम प्रश्न करें अपने आप से कि मैं माँ के रास्ते पे चलना चाहता हूँ, तो सब भई रीज़न तो रखते हैं, हम हैं जी? आपस में पत्नी-पत्नी रीज़न रख के चलते हैं। डिस्कशन होता है, एक-दूसरे की बात को काटते हैं, फिर लॉजिक रखते हैं। क्योंकि अक्सर घर पे डिस्कशन होता है माँ के रास्ते पे चलने पे,
कि माँ ऐसा कहती हैं या हम ऐसा करते हैं, हमें ऐसा करना चाहिए और वो ऐसा करता है, माँ ऐसा कह रही हैं। तो ये तो हमारे घर में रोज़ के डिस्कशन चलते रहते हैं आपस उसकी में। बात नहीं कर रहा मैं, वो डिस्कशन तो ठीक है। जी, अरे भाई, आप कन्विंस्ड हो, डिस्कशन की बात नहीं कह रहे। आपको जगत जैसा नज़र आ रहा है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो फ्रेमवर्क में ये सारे साइंसेज़ आप नहीं मानते क्या? चिकित्सा विज्ञान को भी मानते हो, कौन से वाले को नहीं मानते? सारे ही साइंसेज़ को तो मानते हैं। और आध्यात्मिकता के भी ये नियम हैं, ये वाली चीज़ें हैं। पैसा होगा तो भवन का निर्माण होगा, पैसा नहीं है तो आप कोई भवन का निर्माण शुरू थोड़ी करवा देंगे। और अगर निर्माण करवाया है तो भी पहले मज़दूरों को बुलाओ, पहले इनको बुलाओ। ये तो लॉजिकली बात है और बड़ी रीज़नेबल बात है। और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर माँ के रास्ते के ऊपर चलना है, तो हम क्या-क्या कर रहे हैं, यदि हमारे जीवन की एक्टिविटीज़ को उस तराजू के अंदर तोलें, तो बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की हैं, लगभग हमारा जीवन ऐसा है, जो उसका दर्पण नहीं है। भई अभी हम कौन से माँ श्री अरविंद की शिक्षा के दर्पण हैं? जैसे माँ कह रही हैं कि श्री अरविंद के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करने का तरीका है कि उनकी शिक्षा के जीवित डिमॉन्स्ट्रेशन बन जाए। अभी तो हमको यही नहीं पता कि उनकी शिक्षा क्या है, जीवित डिमॉन्स्ट्रेशन तो बनना बहुत बाद की बात है। तो पहले तो ये विचारिए अंदर जाना कि हम अभी रीजन से गाइडेड नहीं है, हम तो अनरीजन से गाइडेड हैं, अपने फियर्स हैं। पहले तो ये पता करो कि हम गाइडेड किस चीज से हैं, या गाइडेड हैं भी, या हमको खाली चालित हैं यंत्रवत। जैसे गीता के अंदर वो कह रहे हैं, यंत्र रूढ़ानी मायया, जो माया है वो यंत्र रूढ़ के तरीके से जैसे पहिए के ऊपर चढ़ा देती है और घुमाती रह रही है। बस थोड़ा सा उसको आपके लिए सहनीय बनाने के लिए आपको ये सेंस ऑफ ये दे दिया कि मेरी इसके अंदर अनुमति है, मैं चाहता हूं। अदरवाइज तो प्रकृति चला रही है आपको। अभी तो है कहाँ, हम चाहते हैं, शरीर मजबूर कर देता है। बुखार हो गई, कितनी भी हमारे अंदर भावनाएं हैं वो धरी रह जाएंगी। अरे यार क्या करें, मैं तो बेहोश हो गया था। अरे भी मेरी भावना बहुत अच्छी है, बेहोश हो गया, अब क्या कर लो उसके अंदर। या फिर प्राण है वो मजबूर कर देता है, मन है वो मजबूर कर देता है। अभी तो शरीर ही इतना हमको लाचार कर देता है, कोई अच्छी चीज करने की स्थिति में कहाँ छोड़ता है। हम अगर वास्तव में करना भी चाहें तो ये हिस्से हमको मजबूर कर देते हैं। मतलब इनकी जो निरंकुशता है, या इनका जो जो टिरेनी है हमारे ऊपर, वो देखो आप कितनी भयंकर है। और वो इसलिए क्योंकि एक तो हमने फिर इसके ऊपर ये स्वीकार कर रखा है, नहीं ये तो होगा ही। देश के अंदर ये चीजें तो इस तरीके से चलेंगी। आपको अगर ये कह दें कि नहीं, अरे रामराज आएगा ये कुछ दिनों के अंदर, तो आप कहें हाँ हाँ, तो आप कहें कैसे आएगा भाई, पता नहीं। तो कुछ तरीके हमने बस यूं ही चीजें मान रखी हैं। तो ये पहले तो थोड़ा सा इसके ऊपर मैं चाहूंगा, यदि आपने नोट्स बनाए हैं जैसे कि अपनी बात थी, यदि बनाए हैं, नहीं तो इतनी चर्चा के बाद में आप ये बनाइए कि जगत को आप देखते किस तरीके से हैं। क्या आपका कोई मौलिक विचार है? आपने माँ को पढ़ लिया, श्री अरविंद को पढ़ लिया, पर उसका मतलब क्या है? उसके मायने क्या हैं? भाई कोई आप हिब्रू गाना गा रहे हो रट के, तो उसके मायने क्या हैं वो समझ में थोड़ी आते हैं। वेद आपको कंठस्थ है, श्री अरविंद कह रहे पिछले 2000 वर्षों से तो किसी को पता नहीं कि उसके अंदर क्या है। तो उसमें तो बहुत प्रकांड लोग हैं जिन्होंने टीकाएं भी करी है, सारे ही काम किए हैं, सारे ही आ गए उन 2000 वर्षों में। तो ये जो कह रहे हैं वो सतह की चीज नहीं है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं, पहले तो आप थोड़ा सा इस पे तो जाओ कि ये सतह की बात नहीं है। यहीं तक आना बड़ा मुश्किल है कि ये कह क्या रहे हैं। हाँ, इसमें विवेक, कोई पॉइंट्स, कोई चीज, क्योंकि मैं इसमें ये विवेचन चाहता हूं कि सेल्फ राइचियसनेस, आप इसका एनालिसिस, लॉजिक, पहली बात तो लॉजिक से हम चल ही नहीं रहे। मतलब न तो हमारा कल्टीवेशन है, और वास्तव में लॉजिक से कोई चलता भी नहीं है सच, दोनों ही चीजें हैं। तो माँ कह रही है शिक्षा के अंदर सबसे पहले करने लायक काम यह है कि रीजन को मास्टर ऑफ द हाउस, आपका गृह स्वामी बना दो। अभी रीजन है नहीं, और हम जिस बैकग्राउंड से आए हैं उस समाज में रीजन का कोई बोलबाला है भी नहीं। और दूसरे,
एक हायर और डीपर फैकल्टीज हैं वास्तव में, वो अलग अलग जगह का अपना अपना रीजन है, ये भी है इसके अंदर। ये थोड़ा सा विवेचन, इसमें थोड़ा भीतर जाने की जरूरत है। ये इसीलिए पता चल जाता है टेक्सचर का। इसीलिए माँ श्री अरविंद की राइटिंग्स कोई हमको समझ ही नहीं आती, कि हमको तो वो शब्द ही नहीं समझ में आ रहे। भाई जो वहां उसकी भाषा है, सपोज कोई लेक्चर चल रहा है नैनो टेक्नोलॉजी का, अब वो जो शब्द काम में ले रहे हैं मेरे को पता ही नहीं उन शब्दों का, तो उसके ऊपर वो निष्कर्ष निकाल रहे हैं। मैं तो बैठा हूं भी, ऊँग रहा हूं वहां बैठ के, समझने की कोशिश कर रहा हूं। तो वैसे ही ये शब्द हैं, ये हमको ऐसे लगता है हाँ सुने सुने हैं, इसलिए हमको समझ आ गए। समझ आया कुछ नहीं। समझ आता तो हमारा जीवन ऐसा थोड़ी होता। ये हम में से कौन ये कह रहा है कि हम माँ श्री अरविंद की शिक्षा के दर्पण हैं? रिफ्लेक्ट करती है हम में से तो कुछ नहीं। पदार्पण ही नहीं कर रहे, और ये मान के बैठ गए कि हम तो इस मार्ग पे चल रहे हैं, अभी शुरुआत ही नहीं कर रहे। तो ऐसे कैदी को तो बड़े सेफली, मतलब संतरी की भी आवश्यकता नहीं है, जो ये मान के बैठ गया कि मैं फ्री हूं। उसको यही आभास नहीं है रे मैं जेल में हूं। तो विवेक इसके बारे में कि लॉजिक कैसे तो वो एनिमी है, सेल्फ राइचियसनेस है वो वर्च्यू, जो सच्चा गुण है। आपको क्या कुछ महसूस होता है क्या इसके अंदर? ये इसे पढ़ने के लिए, समझने के लिए और पढ़ना पड़ेगा और विचार करना पड़ेगा। भीतर जाना पड़ेगा इसके लिए, और चीजों को देखना पड़ेगा। अभी तो आप हाँ, ये देख रहे हैं हम चीजों को देख ही नहीं रहे। हम सोच रहे हैं हम जी रहे हैं, बाकी हम जी नहीं रहे हैं। ये विचार भी कितना मुश्किल है हमारे समझ में आना कि हम जी नहीं रहे वास्तव में। हम जगत को देख नहीं रहे हैं। हमको तो पशु की तरीके से चलाया जा रहा है, जिसमें कुछ तो भौतिक आवश्यकताएं, खाना पड़ेगा, उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। भाई जीने के लिए भोजन तो करना ही पड़ेगा, भोजन करना है तो उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब वो व्यवस्था आप एकदम भड़के तरीके से कर लो या डेकोरेटेड तरीके से कर लो। कुछ डेकोरेटेड तरीके से कर लेते हैं, कुछ कह रहे हैं मैं तो भागवत के आयोजन करता हूँ उससे पेट भरता हूँ। तो अलग अलग डेकोरेशंस हैं। कुछ अच्छी अच्छी बातें आपसे कहेंगे, चुपचाप में लूट लेंगे आपको। पॉलिटिशियंस कह रहे हैं हम तो समाज सेवा कर रहे हैं, जन कल्याण कर रहे हैं, और जन कल्याण करके वो ऐसा कल्याण कर रहे हैं, और वास्तव में आपका कल्याण कर ही देते हैं वो। ये सब डेकोरेशंस हैं। कौन किस तरीके से कर लेता है कौन। तो आपकी फिजिकल जो रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी जो वाइटल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो बेसिकली आपका जो पशु है, उसको आप कितना अच्छे से डेकोरेट करते हैं, उसको आप रीजन कह देते हैं, लॉजिक कह देते हैं, और वास्तव में आप जी नहीं रहे होते। ये विचार को समझने की कोशिश करो। पशु का महिमा मंडन करना छोड़ोगे तब जाके जीना शुरू करोगे। अभी तो खाली पशु का महिमा मंडन है। ये समझ पा रहे हो क्या इस बात को? आप सारी चीजों को देखो, कुल मिला के क्या है वो। जितना भी शास्त्र है समाज का, आपका व्यापार का, बाजार का, अर्थशास्त्र, पशु को ही तो डेकोरेट कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं ये। और उसमें आप कह रहे हो सत्य आ जाए, रे कहां से आ जाएगा सत्य? उसमें माँ की एस्पिरेशन भी आ गई, ये भी आ गई, वो कुछ नहीं है ये, कुछ भी नहीं है ये। वास्तव में तो कोई डीपर चीज है। जब तक ये आप प्रश्न नहीं उठाएंगे, आप कभी गहरा नहीं जाएंगे। ये सुनने में अच्छी नहीं लगती ये बात, पर अच्छी बात अगर आप यहीं रहो तो वो अच्छी बात थोड़ी है। यदि ये विचार अंदर जाए और आप वास्तव में अंदर जा सकें तो अच्छी बात है। आपकी आत्मा को कोई ये कहे अरे नहीं, पशु का महिमा मंडन नहीं। शब्या जी। ये रीजन इस सब के बारे में तो हम कुछ कभी नहीं सोचते थे कि रीजन क्या है, रीजन क्या है। यही है कि हम अपना कोई काम कर रहे हैं तो ये हम क्यों कर रहे हैं, ये हम जरूर ये कर रहे हैं कि या मेरा क्रिया प्रतिक्रिया हो रहा है तो क्यों हो रहा है ऐसा, इस पर हम अपना ध्यान जरूर देते हैं। लेकिन ये तार्किक बुद्धि से हम उस दृष्टिकोण से कभी देखेंगे नहीं। नहीं, इसमें मैं आपको ये एक चीज कहता हूं शब्या जी, आप ये प्रयास कीजिए
कि अभी जो श्री अरविंद कह रहे हैं उसका कितना आप उसी पे फोकस करके कितना गहराई से मनन चिंतन या मंथन कर सकते हैं। यदि आपके इसमें कोई रिफ्लेक्शन इसी के बारे में एकदम स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करके, ये हमारे लिए सबके लिए बहुत अच्छा अभ्यास होगा। और अभी तो बस थोड़े ही बच रहे हैं, पर वो हमारे लिए पर्याप्त हैं। हमारे चिंतन के जो वर्तमान ढर्रे को उसको तोड़ के उसमें कोई नई चीज लाना, उसके तरीके को चेंज करना। तो आप एकदम स्ट्रिक्टली इसके लिए, क्योंकि एक बार दिमाग चकरा जाएगा इसके लिए कि ये इसमें आपको लगेगा यार क्या बात है, परिभाषा ही समझ में नहीं आएगी, कहें किसको। ये लॉजिक, ये रीजन, फिर बाद में ये तर्क बुद्धि, ये क्या है, फिर ये विवेक बुद्धि, और इसका भी फिर बाद में दायरा चेंज होता रहता है। हमको बिल्कुल तार्किक लगती है जो जीवन हम जी रहे हैं हमको, पर वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते। हमारे जो मित्र हैं उनको भी कम्युनिकेट नहीं कर सकते। उनको ये नहीं बता सकते कि यहाँ जो लॉजिक काम करता है इस दायरे में, वो तो बिल्कुल अलग काम करता है। आपके पास जेब में 1 रुपया नहीं है, 1 करोड़ रुपए की पुस्तकें बांटने का संकल्प कर रहे हो, और संकल्प ही नहीं कर रहे हो, पूरे भारत में आपने फ्लोट कर दिया, ये जेब में रुपया नहीं है आपके। तो ये तो कोई करता नहीं है काम इस तरीके के। तो इसका मतलब कोई डीपर मैकेनिज्म है, और इसकी कोई अंत नहीं है। ये जो लेवल है इसका कोई अंत नहीं है। तो हमेशा ही यदि आपके पास संभावना है इतना प्रवेश करने की, तो इसी स्तर पे पशु के महिमा मंडन के ऊपर आप थोड़ा सा इस पे चिंतन करना कि हमारा कुल मिला के सारा प्रयास कैसे पशु को डेकोरेट करें। भी हमारी भोजन की आदतें हैं उसको डेकोरेट कर रहे हैं, वो भोजन प्राप्त कैसे करें, किन किन तरीकों से करें। सारी हमारी जो आचार नीति है, व्यवहार नीति है, समाज शास्त्र है, हमारा अर्थशास्त्र है, हमारे पशु को ही तो खूब कंफर्टेबल करने का प्रयास है। मैं समाज में कैसा दिखता हूं, मेरा अहंकार, मेरा ये, मेरा वो। तो ऋषि तो ये कह रहे हैं कि आप में यदि मैं से संबंधित ऊंचे से ऊंचा मेरा मोक्ष यदि ये भी है, तो आपके सारे सद्गुण चले गए। हमारे इसके अलावा कोई दूसरा विचार नहीं आता मैं से, तो हमारे पास तो कोई प्रवेश हो नहीं सकता। दुर्गंध आती है, सद्गुण कैसे प्रवेश करेंगे? आप ऐसे मकान में कैसे प्रवेश करेंगे जहां दुर्गंध आती हो? आपका नजदीकी भी हो तो भी आप ये कहेंगे यार पहले सफाई कर तू, बहुत बदबू आ रही है, मैं घुस नहीं सकता, मेरी तबीयत खराब हो गई, बदबू आ रही है इसमें। तो हमारे अंदर कोई अच्छी चीज कैसे आ सकती है? माँ का प्रवेश कैसे हो सकता है? इसीलिए द मदर के अंदर ये कह रहे हैं, कीप द टेम्पल क्लीन इफ यू विश टू इंस्टॉल देयर द लिविंग प्रेजेंस। ये कोई करना चाहता नहीं, सड़ता रहता है, उसके अंदर दुर्गंध आती रहती है। तो इसलिए मैं जो ये कह रहा हूं, इसके ऊपर भी चिंतन कीजिए कि कैसे हम पशु ही पशु को डेकोरेट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये यदि आप वास्तव में जीवंत तरीके से देख पाएंगे तो दूसरी चीज का रास्ता हो जाएगा, निरस्ता नहीं होगा। आप यही कहेंगे कि हाँ हम बैठ के ये मंथन करते हैं, माँ का काम कैसे करें, ये करें। आपको जाने कौन देता है माँ का काम करने के लिए? मंथन करते रहो, किसको डर है? आप बैठ के यदि प्लानिंग करो जेल के अंदर की हम स्वतंत्र हैं, और स्वतंत्रता की प्लानिंग करते रहो, तो वहां जेली को जेलर को बैठने की जरूरत नहीं है, करते रहो आप, किसको प्रॉब्लम हो रही है? तो आप अतिमानस के मंसूबे बनाते रहो, माँ की बातें करते रहो, किसी को कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवन में तो आपको 1 इंच कहीं नहीं जाना है। तो ये थोड़ा सा आप मंथन कीजिए। कल हम, यदि आपके पास कोई मूलभूत बात होगी तो आप शुरू करने से पहले ही या पहले मेरे को मैसेज कर देना। आपके प्रश्न आप मैसेज किया कीजिए, इससे पता चलेगा कि आप कुछ सोचते भी हैं। ठीक है, यहाँ हम इसको विराम देते हैं। ठीक है शब्या जी, ठीक है भैया। जय श्री माँ। जय श्री राम। जय श्री राम।